MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज पूछ रहा है भारत कि आखिरकार कब तक, कभी डॉक्टर के रूप में, आखिरकार कब तक मौलाना मौलवी के रूप में, आखिर कब तक एक नेता के रूप में, आखिर कब तक अलग अलग चोला पहन के, अलग अलग वेश धारण करके, कब तक ये लोग अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बताकर, अपने आप को मुसलमानों की बात को आगे रखने वाला बताकर आतंक का साथ देते रहेंगे। चाहे बात इन मदनी की हो जो उम्र में बहुत बड़े हैं। क्या छोड़ा इन्होंने? यही वो लोग हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि चाहे या ना चाहे, इनकी उम्र है, अच्छी खासी उम्र है, लेकिन उसके बाद भी ये जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इनकी एक एक टिप्पणी जो हुई है अभी, वो मुझे कोई बता दे कि वो देश के टुकड़े करने वालों, वो आतंक का साथ देने वालों को किसी ना किसी प्रकार से ब्लैंकेट कवर, ये नए समय के OGW हैं जी। समाज में रह के कैसे देश को जोड़ना नहीं, तोड़ने की बात को, भावना को मुसलमानों के बीच में इतना फैला देना है, ये मदनी की प्रतिक्रिया। मैं मदनी साहब, मदनी जी बोल सकता हूं, लेकिन समवेयर और द अदर कोई भी देशभक्त, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी देशभक्त will lose respect for him। आज जब पूरे देश में यह बहस छिड़ी हुई है कि डॉक्टर बम फोड़ रहा है, इंजीनियर आग लगाने को जा रहा है, ऐसे में ये मदनी साहब आते हैं और बोलते हैं देखो हमारे देश में मुसलमान कहीं नहीं, कुछ नहीं। ये अगर आप मुसलमानों को और बांटने की बात नहीं कर रहे, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। इस देश ने हमेशा काबिलियत पे ध्यान दिया है, इस पे ध्यान नहीं दिया कि कपूर है या खान। ये दिक्कत आपकी सोच में है मदनी जी, और उन सब लोगों की सोच में है जो आज आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ नाम बदल रहा है, क्योंकि जो अगले व्यक्ति की बात करूंगा वो भी ये सोच है। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये भी बाहर रह के खुद राजनीति, सोशल वर्क, सब कुछ भला मुसलमानों की बेहतरी के लिए परचम लहराए हुए मदनी साहब न जाने कितने बरसों से, कितने दशकों से, जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा से ये काम कह रहे हैं। लेकिन आखिरकार किस पे आए कि ये देश मुसलमानों के खिलाफ है ना? लेकिन अब, और ये सब वही हैं जो सिस्टम में रह के सिस्टम को तोड़ रहे हैं, देश की प्रणाली में रह के देश की प्रणाली को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह के कुछ विजुअल्स, लेकिन बिल्कुल अलग लोगों के, देश की राजधानी इंडिया गेट से आए, पर्यावरण के नाम पे, पॉल्यूशन के नाम पे परमिशन ली इन युवाओं ने, जिनके तार JNU से जुड़ रहे हैं। इनमें से कईयों को जेल भेजा गया है क्योंकि इन्होंने एक नहीं आधा दर्जन नियम तोड़े हैं। ये सब पर्यावरण के नाम पे, प्रोटेस्ट करने के नाम पे बाहर आए, लेकिन वहां पहुंचते ही किसका नाम लिया? हिडमा का। हिडमा कौन? एक बहुत बड़ा माओइस्ट जो मारा गया, आर्म्ड माओइस्ट, जो कि घोषित तौर पे तेंदुपत्ता का व्यापार करता था, घोषित तौर पे कई इलीगल काम करता था। 1 करोड़, आप मुझे बताइए कितने लोगों के ऊपर सरकार 1 करोड़ की इनाम राशि रखती है? ये बच्चे
तस्वीर चलाइए गरिमा इंडिया गेट की, ये देखनी है। ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ मदनी, एक तरफ ये युवा। ये सोच है। और जब मैं कहता हूं ना कि ये जो डॉक्टर बने थे दिल्ली ब्लास्ट वाले फराज साहब, ये एक दिन, एक महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में नहीं, ये सोची समझे तरीके से। मेरे को कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंस आती है इन लोगों से। ये युवा है, ये हमारा युवा है, इसको हिडमा से क्या सहानुभूति है? आतंक के साथ देने वाले हिडमा से कैसी सहानुभूति? ये वही सोच है जो देश को तोड़ने का काम करती है। ये वही सोच है, वही सोच है जो बोल के, झूठ बोल के निकल के आती है और कहती है कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। ये नारा सुना जब आपने, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, सोमनाथ भारती जी, याद है आपको? एक और बहुत, इनके हिसाब से, क्या मदनी जी के हिसाब से, क्या इन लोगों के हिसाब से है ये युवा, लेकिन क्या इन लोगों के हिसाब से हिडमा और वो जिनके लिए, वो अफजल गुरु, वो आतंकवादी जिनके लिए इन्होंने ये नारा निकाला था, वो सब देश को बचाने वाले लोग हैं, वो सब देश को एक साथ रखने वाले लोग हैं। बिल्कुल भौचक्के मत होइए। एक चक्र है गरिमा जी, वो जरा ग्राफिक चला, बीच में हमारा देश है, बीच में भारत है, और ये एक चक्रव्यूह की तरह चारों ओर से इन लोगों ने हमारे देश को घेरने की कोशिश करी हुई है, पिछड़ कर रहे हैं लगातार। इट्स अ कंटिन्यूड एफर्ट बाय देम, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट वाले आतंकवादी हो, चाहे ये वामपंथी उग्रवाद को समर्थन देने वाले ये हिडमा के समर्थक युवा हो, या मदनी साहब जैसे लोग जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बताते हैं और बात क्या करते हैं कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों को कुछ बनने नहीं दिया, मुसलमानों को कभी किसी पोजीशन पे नहीं आने दिया, मुसलमानों को बांट के रख दिया। और वो न्यूयॉर्क का मेयर याद आया आपको? मदनी साहब, मैं जानता हूं आपकी ये पहली प्रतिक्रिया नहीं है जिस पे मीडिया उठा के इसको सेंसेशनलाइज, पर इसको सेंसेशनलाइज नहीं हो रहा है, ये आपने जानबूझ के सेंसेशनलाइज किया है। पता है क्यों? क्योंकि आप मार्जिनलाइज हो रहे हैं मदनी जी, आपका सपोर्ट बेस आपसे खिसक रहा है, आपके युवाओं को नौकरियां चाहिए, विकास चाहिए, ये भड़काऊ बयान नहीं चाहिए। पर मेरे को चिंता किसकी है? मेरे को चिंता जब होती है जब दिल्ली जैसे ब्लास्ट के पीछे आधा दर्जन, 1 दर्जन डॉक्टर निकलते हैं। ये मदनी जी को अल फलाह यूनिवर्सिटी से और उन युवाओं को इंडिया गेट पे हर घर से हिडमा निकालना है। क्या ये मेरा मन, मैं हर बार बोलता हूं कि 140 करोड़ भारतीय शांति चाहते हैं, 140 करोड़ भारतीय हमेशा, लेकिन जिन्होंने ये दिल्ली ब्लास्ट किया ये भी तो भारतीय हैं। ये कोई पाकिस्तान से इन्हें समर्थन था, ये कोई पाकिस्तानी नहीं थे, दे वर इंडियन सिटीजन्स। ये हमारे नागरिक हैं, इन्होंने हमारी संस्थाओं में पढ़ा है, ये हमारे स्कूलों में, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो कोई तो है, चाहे ये 0.01% हो 140 करोड़ का, पर ये 0.1% भी इस देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए खतरनाक है। और आज समय आ गया है, चाहे वो 20, 22, 24% मुसलमान हो या 80% हिंदू, बोले। और मुसलमानों की ज्यादा जिम्मेदारी अंसार रजा साहब की आके बोले कि आप मदनी जी जैसे भड़काने वाले झंडा उन्होंने जरूर मुसलमानों की सरपरस्ती का लिया हुआ है, लेकिन बात किसकी करते हैं? सिर्फ शब्द अलग हैं। वो इंडिया गेट पे जो युवा हर घर से हिडमा निकालने का नारा लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इस देश को बांटने वाले, इस देश के खिलाफ काम करने वाले, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हिडमा की क्या कर रहे हैं? वही जो अफजल गुरु के लिए निकला था। मदनी साहब ने क्या किया? वही किया। व्यक्ति अलग है, नाम अलग है, लेकिन एजेंडा एक है, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया।
और ये मेरी दिक्कत है। मुसलमानों के खिलाफ बोल देने से कुछ होता नहीं है। पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एंड देन आई एम स्टार्टिंग द डिबेट सुधांशु त्रिवेदी के साथ। द स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। एक तरफ डॉक्टरों के भेष में आतंकी और दूसरी तरफ नक्सल मुक्त भारत बनाने की चुनौती। दोनों ही छोर पर देश की जंग जारी है और इस जंग में कूद पड़ा है एंटी नेशनल एलिमेंट को कवर फायर देने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग। इंडिया गेट पर नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है, तो दूसरी तरफ अल फला यूनिवर्सिटी से हमदर्दी जताने वाले अरशद मदनी, जो खुद इस्लामिक शिक्षा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। पढ़े लिखे बैकग्राउंड वाले 20 से 25 साल के युवा हिडमा के समर्थन में तख्ती लेकर इंडिया गेट पहुंच गए। सैकड़ों जवानों की शहादत के मास्टरमाइंड नक्सली के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ अल फला यूनिवर्सिटी पर एक्शन को लेकर अरशद मदनी का दर्द बाहर आया। न्यूयॉर्क और लंदन के मेयर का हवाला दे दिया और बैठ गए मजहबी चोला ओढ़कर दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी जताने। एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि हिडमा के समर्थन में प्रदर्शन के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। क्या पढ़े लिखे लोगों को एंटी नेशनल विचारधारा में जोड़ने की बड़ी साजिश चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि नक्सल टेरर वाले इस नेटवर्क के ओवरग्राउंड वर्कर कहां हैं, कितने हैं और किस रूप में एक्टिव हैं? पूछता है भारत। सुधांशु जी, कोई माने ना माने, नाम अलग है, कहने का तरीका अलग है, लेकिन एजेंडा एक है। भारत के खिलाफ देश को तोड़ो। चाहे ये प्रो हिडमा सपोर्टर्स, ये युवा है, जेएनयू का कनेक्शन है, मेरा जेएनयू से मतलब नहीं है। इस सरकार में जिस पार्टी के आप राज्यसभा के सांसद हैं, उस पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता उसी संस्थान से पढ़ के निकले हैं। देयर इज नथिंग अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन, लेकिन ये सोच है, और ये वही सोच है जो मदनी साहब जैसे लोग अपने आप को पर्चा लहराते हैं ये मुसलमानों की सरपरस्ती करने का। जैसे ये जो लोग पहुंचे थे इंडिया गेट पे, ये झंडा लहराते हैं देश का, कि हम देश के जो आखिरी व्यक्ति है, जो पंक्ति में आखिरी खड़ा है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन काम क्या करते हैं? देश को तोड़ने का। इन दोनों का एजेंडा एक है, देश को तोड़ने का। सुधांशु जी, आज पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कितने मुसलमान बड़े बड़े प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, सीजीआई बने, गवर्नर बने, लेकिन वो देश को पता है। मैं तो पढ़ के बोलूंगा, आप तो बिना पढ़े बोल देंगे। बट इनको बताने की बात नहीं है, इनकी सोच पे वार करने की जरूरत है, इनकी बैकबोन पे अटैक करने की जरूरत है, क्योंकि देश को बचाना है। सुधांशु, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह देश इस समय अमृत काल से गुजर रहा है, यानी देश को 2047 तक इस अमृत काल में 5 संकल्प थे। 1, इसको विकसित राष्ट्र बनाना है। 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। अब ये जो दूसरा संकल्प है ना, वो कितनी बड़ी चुनौती है कि जो प्रधानमंत्री जी ने अभी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी कार्यालय में बोला कि कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील होती जा रही है। तो आज इस अमृत काल में मुस्लिम लीगी माओवादी विचार जो भारतीय एक सेक्शन ऑफ इंटेलिजेंसिया में इतना गहरा धसा हुआ है कि उसको निकालने का, जो विष को निकालने का प्रयास अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐश्वर्य जी, मैं आपके चैनल पर यह बात कह रहा हूं, किसी को अतिशयोक्ति लग सकती, पर मैं गंभीरता से कह रहा हूं। अगर गांधी के नेतृत्व में उस समय आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में इस अमृत काल में इस गुलामी के विष से
लड़ने की आजादी लड़नी है। अब मैं एक और बात कह रहा हूं, एक मायने में यह लड़ाई आजादी की लड़ाई से ज्यादा बड़ी है। आप कहेंगे आपने कैसे कह दिया? देखिए, आजादी की लड़ाई वो थी जैसे कोई जेल में बंद है और उसे पता है कि मुझे जेल से बाहर निकलना है, और एक बार जेल से बाहर निकल गया तो फिर मुझे दोबारा जेल में नहीं आना है। पर यह लड़ाई जानते हैं कैसे? जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है, उसको ड्रग की तलब है और उसे लगता ही नहीं है कि इस ड्रग से मुझे नुकसान हो रहा है, बल्कि उसे लगता है इसी में मुझे आनंद आ रहा है। तो ये मार्क्स और माओवाद की, ये मुस्लिम लीगी मानसिकता की जो ड्रग है वो इतनी गहरी है कि इसको जैसे ड्रग एडिक्ट को बाहर निकालना ज्यादा बड़ी चुनौती होती है, बजाय जेल में वो व्यक्ति अगर अपनी गलती रियलाइज कर ले तो उसके लिए वापस आना ज्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि ड्रग एडिक्ट के। तो इस ड्रग से लड़ाई अपने आप में बहुत गंभीर है। और मैं ड्रग का 2-3 उदाहरण देता हूं। अभी मौलाना मदनी बोल रहे थे तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं, अभी बड़े बड़े लोग बोलते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, और ये मौलाना मदनी बोल रहे हैं, ये क्या है? मतलब आतंकवादी का मजहब है। गजब की टोपी पहनाते हैं लोग। ये समझिए षड्यंत्र, ये बौद्धिक षड्यंत्र। आतंकवाद यानी जब आतंकवादी गोली चला रहा होता है तो उसका मजहब नहीं होता है, जब कानून का शिकंजा उसकी गर्दन तक पहुंचता है तो उसका मजहब हो जाता है। तो पहली बात यह समझनी चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम ने 2 चीजों के चीथड़े उड़ाए हैं उस बम विस्फोट के साथ। एक कि गरीब, गुर्बत में पड़े हुए, मजलूम, बेपढ़े लिखे, भटके हुए नौजवान जाते हैं। अब बेहद पढ़े लिखे डॉक्टर्स के भी, अच्छे अच्छे डॉक्टर ये सब जाकर काम कर रहे हैं, तो ये भटके हुए नौजवान वाला थ्योरी गलत हो गई। और दूसरा, चिथड़े उड़ गए इस बात के मदनी साहब के बयान से कि आतंक का मजहब नहीं होता है। जब एक धर्मगुरु उस आतंकी का मजहब एलानिया कह रहा है तो इसका मतलब वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि आतंक का मजहब होता है। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला, उन्होंने जोरान ममदानी का और लंदन के मेयर का नाम लिया। मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, आप अच्छी तरह समझिए, न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन में 7-8% मुसलमान हैं, 8 लाख के आसपास हैं संभवतः, और वो 51% वोट मिले हैं जोरान ममदानी को, मगर आखिर में वो सिर्फ मुसलमान दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह सोचिएगा, अंततः इस्लामिक धर्मगुरु किसी भी प्रक्रिया से आए हुए व्यक्ति को में आखिर में सिर्फ मुसलमान दिखेगा, और इनकी अपेक्षा होगी कि मुसलमान के रूप में उसे काम करना चाहिए, जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं। यानी उस 100% के न्यूयॉर्क के लिए नहीं, उस 7% के उस व्यक्ति के, उसके लिए करना चाहिए जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली ये बात भी खत्म हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आजकल ये बहुत कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वाइस चांसलर नहीं है, तो मैं पूरे हद्दे अदब से कहना चाहता हूं, साहब, हमारे बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब चांसलर हैं, एक नहीं अनेक यूनिवर्सिटीज के, और वो इतने बड़े आलिम फाजिल हैं इस्लामी मामलों की कि मैं दावे से तो नहीं कह सकता, पर मौलाना मदनी से बेहतर वो इस्लाम के मामलों में अरबी फारसी से लेकर बात करने की क्षमता रखते हैं। और मदनी साहब हो सकता है सिर्फ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को कोट कर पाए, परंतु आरिफ मोहम्मद खान साहब जो चांसलर हैं अनेकों यूनिवर्सिटीज के, वो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को भी, अरबिक और पर्शियन के साथ साथ भी, और तमाम इंग्लिश स्क्रिप्चर्स और संस्कृत स्क्रिप्चर्स को भी कोट कर सकते हैं, मगर इन्हें नजर नहीं आएगा। हमने अबुल कलाम साहब को बनाया था, वो भी भारत की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के चांसलर थे, और आलमे इस्लाम में सबसे बड़ा जो नॉलेज का सेंटर माना गया था वो 10वीं शताब्दी में बैतुल हिकमत बगदाद में था। बैतुल हिकमत का मतलब होता है सेंटर ऑफ नॉलेज। उसके बाद पिछले 400-500 सालों में इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए, मगर वो इनको अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो ये आपकी परेशानी है कि आपको कलाम साहब अच्छे नहीं लगते, आपको आरिफ मोहम्मद खान साहब अच्छे नहीं लगते। और जो लोग ये कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो सबसे पहले खून बहाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कितने मौलाना गए? उसी आजमगढ़ में गए आतंकवाद के आरोपियों पे, के लिए खून बहाने वाले वीर अब्दुल हमीद के यहां कितने गए मौलाना, कितने गए लेफ्टिस्ट, कितने गए सेकुलरिस्ट? 15 अगस्त 47 को सबसे पहले शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला। कितने गए लेफ्टिस्ट?
सबसे बड़े कृष्ण भक्त कवि अब्दुल रहीम शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान, उनकी कब्र पे कितने जाते हैं? पद्मावत में जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को अत्याचारी दिखाया, वो लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी के यहां कितने जाते हैं उसकी कब्र पे? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे इनमें से कितनों की फोटो है सोशल मीडिया पे? दिखाइए कभी। नहीं, याकूब मेनन और कलाम साहब का नवाज़े जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के लिए बोल रहे थे और कितने कलाम साहब के लिए? इससे बहुत साफ है कि समस्या इस जहनियत में है, समस्या हिंदू मुस्लिम की नहीं है। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, यदि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उसका राष्ट्रपति प्रभवो शुभांतो, आपके करोड़ों दर्शक अभी जाके देख लें, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने अपना भाषण दिया है एंड ही एंडेड हिज स्पीच विद ओम शांति शांति शांति, और पूरा उन्होंने बोला ओम शांति शांति शांति। सीक्वेंस से था नमो बुद्धाय और उन्होंने कहा सलाम। चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश का राष्ट्रपति ओम शांति 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 नमो बुद्धाय सलाम बोल सकता है, पर यहां आग लग जाएगी। इसलिए मेरा मानना है, और जो वाली बात है, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय वरिष्ठ नेता है, मैं एक लाइन में कह दूं हिडमा वाली बात। हाँ, हिडमा पे क्या कह रहे हैं आप सुधांशु जी? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये जितने नक्सली हैं, आपने कभी देखा इन्होंने किसी, जो कहते हैं ना कि बड़े पैसे वालों ने बड़ा शोषण किया है, आपने कभी देखा किसी बड़े बड़े कारपोरेट हाउस के खिलाफ कुछ करते हुए? ना। किसको मारते हैं? उन सिपाहियों को जो गरीब वर्ग से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसानों के बेटे होते हैं, और ये डेवलपमेंट के खिलाफ है। सड़क नहीं बनने देंगे, ये मोबाइल का टावर नहीं लगने देंगे, स्कूल नहीं खुलने देंगे। क्यों? क्योंकि पूंजीवादियों के लिए, कैपिटलिस्टों के लिए मनी इज द कैपिटल, लेफ्टिस्टों के लिए पॉवर्टी इज द कैपिटल। क्योंकि गरीबी इनकी। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी, ताकि गरीबी को पूंजी बनाकर, गरीब को भड़काकर देश के विरुद्ध प्रयोग कर। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी वरिष्ठ नेता सीपीआई के जवाब दे रहे हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी, ओपनिंग कमेंट सर। देखो ऐश्वर्य, मैं इनके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में तो सुधांशु जी के पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि मुझे तो बताया गया था ये हिडमा और AQI के ऊपर है। जहां तक AQI की बात है तो बीजेपी जनता को बेवकूफ बना रही है। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है इनकी, और AQI के नाम पे, केंद्र सरकार AQI के नाम पे हिडमा पे प्रोटेस्ट करना ठीक है? गवर्नमेंट की सरकार। आप मुझे बोलने दोगे तो मैं प्लीज बोलिए। ओके, आप बोल लेना। ओके, ओवर टू यू, बोलिए। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नक्सलवादी आंदोलन के जो ऑपरेशन का मोड है और उसकी राजनीति से सहमत नहीं है, एक बात। और हमारा इनसे झगड़ा है। नक्सलवादियों ने हमेशा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ और झारखंड में अटैक किया है, कांग्रेसी लीडरों पर अटैक किया, और बीजेपी लीडर पे आज तक अटैक नहीं हुआ, क्योंकि इनके लोग अंदर ही अंदर कुछ और करते हैं। नंबर 2, जहां तक बात है गरीबी की बात है, एक बीजेपी राज्य ये बता दे कि इन्होंने अति गरीबी खत्म कर दी हो कम्युनिस्टों के बदले। केरल में हमने अति गरीबी खत्म कर दी, नीति आयोग इस बात को मानता है, सबसे अच्छा गवर्न स्टेट है, करप्शन वहां है नहीं। बीजेपी के तो पूरे हिंदुस्तान में करप्शन है, ठेका लो पैसे दो, ठेका लो पैसे दो। इलेक्टोरल बॉन्ड ने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तभी खत्म किया उसको। अब ये उस पर बोलते ही नहीं। ये बता दे कि काऊ विजिलांटे को कितनों को इन्होंने मारा हो, जिनसे ये चंदा लिए गाय के मांस को बेचने वालों की फैक्ट्रियों से, किसको और कौन उनके मालिक हैं, किन्होंने उनको चंदा दिया, बता दें। तीसरी बात, जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ हम हैं। जल जंगल जमीन को लुटाया जा रहा है पूंजीपतियों के लिए, अडानी कैंट कंपनी के लिए। 3100 एकड़ जमीन 1 रुपए में, 3000 एकड़ जमीन 30 साल के लिए। सारे एयरपोर्ट बेच दो, रेल बेच दो, हवाई जहाज बेच दो, हवा बेच दो, पानी बेच दो, फिर हिंदू मुसलमान कर दो। बिहार में इन्होंने क्या किया सब जानते हैं, SIR के नाम पे ये सरकारों को लूट रहे हैं। हरियाणा में क्या किया, वो लूट रहे हैं, एस्टेब्लिश हो गया। ये आर्थिक आतंकवाद चला रहे हैं, ये आर्थिक हजमा बना रहे हैं देश। बहुत स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है। कारण होता है, पर इनको बेहतर ये है इन नक्सलवादियों को बुला के बात करनी चाहिए। इनको बात हिडमा से बात करनी चाहिए थी, बात करें। इनके पास तो भटके नौजवान ऐसे हैं जो पाकिस्तान को सूचना देते हैं, बीजेपी के मेंबर हैं। इनके पास तो ऐसे बंदे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं आप, जो रेप में पकड़े। आपके पास प्रूफ है इस आरोप का? रेपिस्टों के सपोर्ट में। अरे कौन नहीं जानता इनको? अच्छा सुधांशु जी, क्या प्रूफ नहीं है? वो कह रहे हैं कि हिडमा से बात करनी चाहिए थी।
वो कह रहे हिडमा से बात करते आपने गोली मार दी। इलेक्ट्रल बॉन्ड में एस्टेब्लिश हुआ नहीं हुआ है। गृह मंत्री माओइज्म खत्म, ये एक्सट्रीमिज्म खत्म कर रहे हैं। अरे पैसा लो, पैसा लो, पैसा लेते हैं ये सबसे, और ये कह रहे हैं बात करो। सुधांशु जी, इलेक्ट्रल बिल्कुल इन्होंने ये बात कही, मेरी बात को साबित कर दिया प्रोफेसर वाजपेयी ने। ये कहते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को जल जंगल जमीन की बात की जाती है। एक उदाहरण बताइए पिछले 50 साल में जब किसी उद्योगपति पे या औद्योगिक घराने के इंस्टीट्यूशन पर इन नक्सलवादियों ने हमला किया। एक चैलेंज करके पूछता हूं ना, क्योंकि उनसे डील करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। अरे उनकी जमीन जहां जैसे हफ्ता वसूली की जाती है उनसे पैसा। आप उदाहरण बता दिए, आप प्रोफेसर हैं, इस विषय के जानकार हैं। चलिए 50 साल में 5 उदाहरण बताइए कि किसी बिजनेस हाउस के ऊपर नक्सलियों ने अटैक किया हो। बताइए, बड़ा बिजनेस हाउस जो अभी आप नाम ले रहे थे उस स्तर का बताइए। देखिए, हाँ बता रहा हूं। देखिए इनकी मॉडस ऑपरेंडी, जब भी बीजेपी की सरकार आई है इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है? अब बता रहा हूं ना, आपको बोलने देंगे तभी तो बताऊंगा। बोलिए बोलिए। अरे भैया मैंने नाम पूछा, बोलने देंगे तभी तो बताऊंगा। नाम पूछा। बीजेपी की मॉडस ऑपरेंडी देखिए, ये सीधे कभी भी पूंजीपतियों को वहां पे नहीं भेजेंगे। ये राज्य की शक्ति के साथ, स्टेट पेवर के साथ, पुलिस और मिलिट्री भेज के, पारामिलिट्री फोर्सेस को भेज के उन जमीनों पे कब्जा करवाएंगे जो उनकी जल जंगल जमीन है। उनके 1.5 लाख करोड़ रुपए का गरीबों का खाना वहां उसमें मिलता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छोटा नागपुर संथाल एरिया हो, चाहे महाराष्ट्र का गढ़चिलौरी हो, सब जगह ये जमीनों पे कब्जा करवाना चाहते हैं। यूरोप में जैसे सामंतवाद था, उसको कहते थे लैटिफंडिया, सरकारें, राजा लोग सामंतों की जमीनों को करते थे। ये अब पूंजीपतियों की जमीनों को सुधांशु जी काउंटर कर रहे हैं। यार मैंने इनसे नाम पूछा था, भाषण देने लगे। अब ये थोड़ी होता है, हम नक्सलवाद, मैंने सिर्फ नाम पूछा था ना राजनीतिक तौर। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप सरकारों के थ्रू कराते हैं। उन्होंने कहा तो वो कह रहे हैं सरकारों के थ्रू, डायरेक्टली नहीं आते अंबानी अडानी, वो ये कह रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये हो गई कि प्रोफेसर वार्ष्णेय साहब ऐसे एक भी औद्योगिक घराने का नाम नहीं ले पाए जिसके खिलाफ कोई हिंसात्मक कार्रवाई नक्सलियों ने की हो। यह बात साबित हो गई। अब आइए सरकार वाले पे। तो 2010 का दंतेवाड़ा का हमला याद है, यहां 75 से अधिक सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। किसकी सरकार थी? ऐसी सिचुएशन को कौन सा उद्योगपति? 2010 में किसकी सरकार थी? हमारी। सीआरपीएफ इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्यों मारा गया? कौन सा किसकी जमीन कब्जा किए जा रहे थे? और जेएनयू में इस तरह की खबरें आई कि वहां खुशी मनाई गई। चलिए 1983 में इंदिरा गांधी के समय में वारा राव को गिरफ्तार किया गया, तब तो बीजेपी का नामो निशान नहीं था कहीं, कांग्रेस की सरकार ने किया। क्यों किया? कारण क्या है कि आप कहते हैं बंदूक के दम पर सत्ता परिवर्तन समर्थक सेनाओं के जरिए कराते हैं। बोलिए एक एक करके देखिए, आप दोनों सीनियर हैं प्रोफेसर साहब, सुधांशु जी एक एक आप सुनिए प्रोफेसर साहब एक एक करके। थैंक यू। 1 बाय 1 दर्शकों को समझ आएगा आपका व्यू पॉइंट। हाँ, अब मैं बताना चाहता हूं और मैं दर्शकों से कहता हूं बहुत गंभीरता से सुनिए। हमारी सरकार आने के बाद क्या बदलाव हुआ? गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करेंगे। सोमनाथ भारती, ये बताइए, आप में से बहुतों ने शायद ध्यान भी ना दिया हो, अभी पिछले साल बस्तर ओलंपिक हुए। बस्तर में एक खेलों का आयोजन हो सौहार्दपूर्ण ढंग से, भारी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में दंतेवाड़ा में जनसभा करके दिखा दी थी। यह कल्पना से पड़े था हमारी सरकार से पहले कि दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री की सभा हो सकती है। उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी चिंता गुफा, एक ऐसी जगह है जिसको नक्सलियों की राजधानी माना जाता है, जहां कहा जाता था कि हियर गवर्नमेंट डजंट एग्जिस्ट। और मैं इसका वहां दौरा किया। और मैं इसका एग्जांपल हूं, मैं बता रहा हूं। बस्तर में ओलंपिक हुआ, जिस ढंग के विकास के कार्य हो रहे हैं, वहां पर रोडवेज बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बिजली आ रही है। इस कारण से इनको अपने हाथ से वो गरीबी की पूंजी फिसलती हुई नजर आ रही है। वहां के डीएम को, एलेक्स पॉल मेमन को जब उठा के ले गए थे डीएम के घर के अंदर से, सुधांशु जी वो जो आप चिंता गुफा की बात कर रहे हैं ना जी, मैं तब गया, हम लोग दूसरे संस्थान में थे, 20 दिन बिजली नहीं थी, वहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, आखिरी सीआरपीएफ कैंप, आखिरी सब देखा बॉस। वहां पे डेवलपमेंट आ रहा है, वहां पे डेवलपमेंट आ रहा है। और यहां पे आप दिल्ली में आप आंदोलन निकाल रहे हैं कि हर घर से हिडमा निकलेगा। प्रोफेसर साहब, विकास चाहिए कि आपको हिडमा चाहिए? क्या सुधांशु जी?
ऐश्वर्या, मैं ये जानना चाहता हूँ एलेक्स पॉल को जंगल से निकाल के कौन लाया था? कौन लाया था? के लीडर्स। वो आप इंटरलोक्यूटर्स की बात कर रहे हैं। बाद में जो उसके समर्थक पकड़े गए, वो किस पार्टी ने टिकट दिया उनको? कौन सी पार्टी ने टिकट दिया जो उसके बोलिए, आप क्लियरली बोलिए। बताएं सुधांशु जी, किन आतंकवादियों को इन्होंने टिकट दी है? दूसरी बात, जहां तक गरीबी हमारा कैपिटल है, आपने कौन से राज्य में गरीबी खत्म कर दी? हमने केरल में खत्म कर दी। बोलिए नीति आयोग से कि मध्य प्रदेश में खत्म हो गई गरीबी, बुलवाइए नीति आयोग से कि राजस्थान में खत्म हो गई गरीबी, बुलवाइए कि दिल्ली में गरीबी खत्म हो गई। आपने दवाइयां मिलनी बंद करवा दी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में, वो क्लिनिक बंद करवा दिए 250 से ज्यादा, जहां गरीबी अपना इलाज कराते थे, 40 प्रकार के टेस्ट फ्री लेते थे। आप पूंजीपतियों के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, पूरे देश को। सुधांशु जी क्विक काउंट है, उसके बाद मैं जा रहा हूं। फराज साहब, अंसार रजा, सोमनाथ भारती सब वेट कर रहे हैं। पंकज जी, ओके, देखिए सब एक अडानी को दे देंगे आप। देखिए, सरकार के अंबानी अडानी से बहुत आपको आरोप नहीं लगाने चाहिए, नाराजगी है इनका। नहीं, मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं, क्यों? इन्होंने जो बात कही कौन पूंजीपतियों का एजेंट है वो भी बताता हूं। मोदी जी की सरकार आई सबसे पहले, अरे अब वाशिर साहब आप बोल लिए ना, अब मैं बोलूं। देखिए, मोदी जी की सरकार आने के बाद सबसे पहले जनधन अकाउंट खुले। आज 57 करोड़ लोगों के पास जनधन अकाउंट है। यह पूंजीपतियों के लिए काम हुआ। हर घर शौचालय बना 16 करोड़ घरों में, यह पूंजीपतियों के लिए हुआ। 4 करोड़ गरीबों को गरीब आवास मिले, ये पूंजीपतियों के लिए हुआ। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ गरीब बहनों को बैंक का कनेक्शन मिला, ये पूंजीपतियों के लिए हुआ। और ये बताइए, सुनिए, हर घर में जल पहुंचा, ये पूंजीपतियों के लिए हुआ 100%। अरे चुप रहिए, सुनिए भाई साहब, आपके जमाने में जब आपकी समर्थक सरकार थी, उस समय एक डाटा जो 1 GB डाटा का महीने का किराया होता था 300 कुछ रुपए, और आज 19 रुपए में आ रहा है, 1/30 के ऊपर आ गया है। ये पूंजीपतियों के लिए हुआ है। इस ढंग की जो, और मैं बता रहा हूं पूंजीपतियों का शक किस पे जाता है, मैं दर्शकों से कहता हूं, जब तक यूपीए की सरकार रही और जितने आंदोलन होते रहे पर्यावरण और इनको लेकर, उस दरमियान कितनी कंपनियां चाइना गई है, इसका चेक किया जाए। और ये मैं हवा में नहीं बात कह रहा हूं, चाइना के 2 जनरल्स ने एक किताब लिखी है, द अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। कोई जाकर उसको समझ ले, पढ़ ले, और उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि लड़ाई आज अलग तरीके से लड़ी जाती है। आज ये बता दीजिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो यूपीए सरकार के शासनकाल में हुआ हो, कुन्नाकुलम का तमिलनाडु में प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे, कोई जगह पर भूमि अधिग्रहण नहीं होने देंगे। और आज अगर जाकर आप ये पढ़े कि चाइनीज जनरल ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर मुझे दूसरे देश में जाकर एक-एक करके प्रोफेसर साहब अंदर की जो उनकी ताकत है उसका, भाई क्या लगातार बोलते रहते हैं प्रोफेसर साहब, प्लीज वेट। बहुत आपकी गलत आदत है, नॉन स्टॉप कमेंट्री चालू है दर्शकों के लिए भी। मैं शांत, मैंने कहा आपको बोलना था बोल लीजिए, फिर बोले जा रहे हैं कंटिन्यूअस। आप बोल लीजिए एक बार जो बोलना है आपको, दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं अपने टर्न पे भी, दूसरे के टर्न पे भी। अंसार साहब, हाँ, अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए, आप बात कंप्लीट करिए, फिर मैं आ रहा हूं। अरे आप चिंता मत कीजिए, बस एक लाइन, उसके बाद अंसार साहब बोले। सारे दर्शक जाके चेक करें, 2 चाइनीज जनरल ने एक किताब लिखी है, द अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। उसमें यह है कि भविष्य की लड़ाई कैसे होगी, तो किस देश के अंदर जो उसकी ताकत है उसको कैसे कमजोरी बनाना है। उसमें लिखा हुआ है कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इनको कैसे यूज करना है। अगर मीडिया ताकत है तो मीडिया के द्वारा भ्रम कैसे पैदा करना है, इन्फ्रिंज करके मीडिया के अंदर। अगर लीगल ताकत है तो कैसे लीगल बाधाएं उत्पन्न करनी है। अगर सिविल सोसाइटी ताकत है तो उसमें इन्फ्रिंज करके क्या करना है, कोई जाके पढ़ ले तो, और उसके बाद देखे। अंसार रजा, सोमनाथ भारती जी आ रहा हूं। अंसार रजा जी, क्यों ताली बजा रहे थे? एक डिफेंस की डील नहीं हुई। मदनी जी को सपोर्ट करते, प्रोफेसर साहब प्लीज वेट। अंसार साहब क्यों ताली बजा रहे थे? सोमनाथ जी आ रहा हूं उसके बाद, थैंक यू। अंसार साहब बोलिए, वन मोर स्पोकन मत। प्रोफेसर साहब प्लीज वेट। हिम्मत है तो मैं ताली इसलिए बजा रहा था कि बागेश्वर बाबा की जो कथा चल रही थी वो हम लोगों ने, पूरे देश ने सुन ली सर। 25 मिनट से इन्हीं की कथा सुन रहे हैं हम। 25 मिनट हो गए इनको, तो सर हम लोग तो ताली बजाने के लिए बैठे हैं, और तो कोई धंधा है नहीं हमारे पास। मदनी जी क्या कर रहे हैं? मदनी जी ताली बजा रहे हैं, ये बोले हम सुने। मदनी जी क्या कर रहे हैं? नहीं सुनिए तो, सुनाइए तो। इनको बुलवाइए ना बागेश्वर बाबा को। अरे बागेश्वर बाबा को बुलवाइए सर, मौलाना साहब आप बुलवाइए इनको, हम लोग बैठे सुन रहे हैं। नहीं, वो तो आप करिए, वो अच्छा है, लेकिन मदनी जी का समर्थन कब खत्म कर रहे हैं? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मदनी जी का समर्थन कब छोड़ रहे हैं आप? अच्छा बोल रहे हैं सुधांशु जी, बड़ा अच्छा बोले आप। मदनी जी का समर्थन कब तक करोगे आप? बहुत अच्छा, जिंदाबाद।
नहीं, अंसार साहब जिंदाबाद नहीं, अब आ जाइए। एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, जी। मोहम्मद अयारुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जाकिर हुसैन, मतलब मैं एक दर्जन नाम ले सकता हूं। मदनी जी को आपने बताया नहीं कौन दे रहा है उनको लिखी हुई? ऐश्वर्या जी देखिए, मैं अभी मैं सब बता देता हूं, लेकिन मसला यह है कि आप बताने का मौका देंगे तब पूरा तो। आपका बताइए, आप मैं तो एक चुप फुल दोनों आदमी सेट करके आए हो कि 15 मिनट हम तकरीर करेंगे, 20 मिनट सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, बाकी सब पूरी जनता बेवकूफ है। आप तो तय करके ऐसे बैठे थोड़ी हो होता है, कि अंसार ये साहब। 5 आदमी बोलिए। पहले से बिठा रखे हैं आपने। अरे कोई नहीं, आप इनको बोलिए। खाली भाषण देने के लिए बिठा रखा है। 1.5 मिनट आपने ये खाली ज्ञान वो दे जो दिया रख है, करके बोलिए। डेली बोलते रहते हैं, वो आज उन्होंने बोल दिया। अंसार साहब 1.5 मिनट अब मैं वेस्ट क्या- किया आपने। अब सुनिए, Now it's getting on my आज nerves। सुधांशु हाँ। त्रिवेदी जी ने सर, अच्छा हमने वेस्ट कर दिया सर, वो जो 25-30 अब बोलिए ना। वो वेस्ट नहीं हुआ। अरे यही 4 आपका सीट डबल लाएंगे गेम तो है। देश में अब सरकार है उनकी, जवाब उनसे लेना है ना। एक बात कही हाँ। अभी इन्होंने अच्छा बोलिए। अरे सर बोलिए। जवाब कहाँ ले रहे हैं आप? उनसे सवाल तो करने नहीं दिया उन्होंने, तो भाषण सुनाया है, कोई सवाल थोड़ी किया उन्होंने। बोल लो चचा। अगर सवाल है तो इतना है कि अगर देश इतनी तरक्की कर रहा है तो फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हो? इसका जवाब है इनके पास? मदनी नहीं जी है। को दे रहे हैं। नहीं दे सकते जवाब ये। सुनिए, हाँ, मदनी जी अभी पे नहीं इन्होंने बोलोगे। कहा कि 19 रुपए का डेटा हम दे रहे हैं। सुनिए, हाँ। ये कह रहे हैं 19 रुपए का डेटा हम दे रहे हैं। हाँ। कांग्रेस के जमाने में 250 रुपए में कितना डेटा मिलता था, आज 19 रुपए में दे रहे हैं। अरे ये डेटा भी आपने अपने फायदे के लिए दिलवाया कि दिन भर आदमी मोदी मोदी सुनता रहे, डेटा में कोई बात ही ना कर सके। वो क्यों, दिन भर मदनी जी को भी तो सुन रहे हैं उस डेटा के चक्कर में, इसीलिए आपने डेटा दिया बड़ी प्लानिंग के साथ। सर आप क्या बात कर रहे हैं आप? ये बड़ी डेटा भी प्लानिंग है। प्लानिंग के साथ दिया है आपने कि पूरा भारत उसी डेटा में उलझा है। कोई बात करने को तैयार नहीं, नौकरी की कोई तरक्की की बात करने के लिए तैयार नहीं ये है। नया बस एंगल डेटा आया। में उलझा हुआ है। ये मोदी नया जी एंगल। बोल रहे हैं साहब, सुधांशु जी बोल रहे हैं, सोमनाथ जी। बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं, ये चल रहा अरे है। बागेश्वर अब आ जाइए बाबा। आप हिडमा के ऊपर। हाँ। देखिए, नहीं, मदनी पे तो आओ, सुनिए, मदनी अब आ साहब जाते पे हैं तो हिडमा आओ। के ऊपर। अब मैं वहीं आ रहा हूं। अरे सर आ रहा हूं जनाब। सुनिए, हिडमा जो लोग कह रहे हैं कि हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा, मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पे कहता हूं, जिस घर से अफजल गुरु निकलेगा वहां हिंदुस्तान का, भारत का मुसलमान जूता लेकर के उसी घर में घुस जाएगा और जो ये नारा लगाएगा उसका चेहरा लाल कर दिया जाएगा। ये तो है हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम। अब आ जाते हैं, आप बार बार आप मदनी साहब पे पूछ रहे हो। देखिए, मैं मदनी साहब के किसी भी लफ्ज का ना तो मैंने जिंदगी में समर्थन किया और ना मैं आज करता हूं। मुझे आप रखें डिबेट में, ना रखें, आई डोंट माइंड, मैं उठ के क्यों नहीं चला रखूंगा? जाऊंगा। मैं किसी ऐसे लफ्ज का समर्थन नहीं करता जो तो अच्छी हमारे बात है। मुल्क को तोड़ने वाली बात करे। आज सुनिए, अगर हमें ममदानी का मिसाल दी जाएगी, हमको जरूरत नहीं। यूके के खान के मिसाल दी जाएगी, हमें जरूरत नहीं। हम भाजपाई नहीं है कि नुपुर शर्मा पर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया था तो पूरा भारत नाच रहा था, पूरी बीजेपी नाच रही थी। हम नाचने वाले नहीं है, हम बीजेपी नहीं है। हम कोई ऐसे लफ्ज का समर्थन नहीं करेंगे जो हमारे देश को तोड़ने वाली चीज है। हमें कोई मतलब नहीं उन्होंने क्या कहा। मैं ये कहता हूं, मुसलमानों, देश के मुसलमानों, किसी के गुमराही बयान के जो है पक्ष में आने की जरूरत नहीं है। नहीं है, पॉइंट है। सोमनाथ जी, अक्ल से सुधांशु जी, फिर एक साथ जवाब ले रहा हूं। फराज साहब आ रहा हूं। सोमनाथ भारती, जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है। नहीं, बिल्कुल जो है सो है। लेकिन ये सुधांशु त्रिवेदी जी और बागेश्वर बाबा का क्या आपने कॉम्बिनेशन, मतलब इज इक्वल टू निकाला, मुझे समझ नहीं आया। सोमनाथ भारती जी, सही में सुधांशु जी नहीं समझ में आ रहा, मैं अभी भी सोच रहा हूं। सोमनाथ भारती जी, मैं उनको बता दूंगा। हाँ, सोमनाथ भारती जी, सॉरी वेट करना पड़ा आप सब। सोमनाथ जी, ऑडियो जा रहा है सोमनाथ जी को? सवाल क्या है पूछिए ना, मैं तब तो बताऊं। नहीं, सवाल आप कहां खड़े हैं इसमें? ये जो सो कॉल्ड OGWs हैं, ये मैं इनको अलग अलग नहीं देखता हूं। ये एक बड़ी ब्लैंकेट है, एक बड़ी चादर है जो बाहर से अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहा है और देश के खिलाफ काम करने वालों को इंटरकनेक्ट करते हैं। अब वो सुधांशु त्रिवेदी ने उसको बोला ये NGOs है, इसमें मीडिया भी, इसमें सब शामिल है। वेयर आर यू इन दिस?
आप कहां खड़े हैं सोमनाथ जी? पूछता भारत। देखिए ऐश्वर्या जी, जैसा मेरे प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि हम तो यहां सुनने आए हैं, सुन करके ताली बजाने आए हैं। बिल्कुल आखिर में 1-2 मिनट दे करके आप अपना खाना टाइम पूर्ति कर लेते हैं। बड़ा डोंट वरी अबाउट इट। देखिए आज समस्या ये है, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि आम आदमी पार्टी सिरे से किसी नक्सल मूवमेंट को, किसी नक्सल नारे को, किसी डिवाइसिव नारे को, किसी टेररिज्म के एफर्ट को, सबको कड़ी से कड़ी निंदा करती है। और मैं गुजारिश करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, इन सबको उठा के जितना जल्दी हो सके जेल में बंद करो और ट्रायल करो और इन सबको सजा दिलवाओ। मुझे बताइए, जितने जितने आज तक टेररिस्ट अटैक हुए हैं, ना तो पहलगाम अटैक का आज तक कभी कन्विक्शन आया, ना पुलवामा कन्विक्शन आया, ना उरी का कन्विक्शन आया, ना अनंतनाग कन्विक्शन आया, ना पठानकोट का कन्विक्शन आया, कहीं कन्विक्शन ही नहीं है। और अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हिडमा के नाम पे जो नारे लगे और उसके पीछे जो मेन मुद्दा था वो छुपा दिया गया कि दिल्ली के लोग जहर में जी रहे हैं। माननीय सुधांशु जी ने कहा अमृतकाल चल रहा है, तो जो भाजपा की परंपरा रही है कि नामाकरण कर दो, तो मैं तो ये बोलूंगा कि पोल्यूशन का नामाकरण कर दिया जाए, इसका नामाकरण किया जाए अमृत वायु। अमृत वायु कह दो, क्या जरूरत है पोल्यूशन का समाधान ढूंढने की। मुझे कहा एक बड़े साथी ने कहा कि सोमनाथ तुमको चलाने नहीं आई सरकार। बोला कैसे भैया? कहा अरे इतना आसान था, जो AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, अगर रात को उसको बंद कर दो, उससे पानी का छिड़काव करो, हाँ। ना फिगर आएगा, हाँ। ना कोई तुमसे पूछेगा। अभी अमेरिका से लोग आए, मुझे मिलने आए थे। अमेरिका से बहुत वहां AQI 9, 10, 30, 20, पर वो सही है। और वहां कह रहा है कि भाई बहुत सीवियर है, सरकारें कह रही हैं। हम कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? यमुना जी की सफाई को क्लेम करते हमने साफ कर दिया। और कैसे साफ किया? आप सबने देखा कि भाई छठ के दौरान जो दोनों स्ट्रीम्स थी, हरियाणा की तरफ, यूपी की तरफ, उसको बंद करके दिल्ली में पानी सारा बहा दिया, डाइल्यूट हो गई, और फिर वही झाग वापस आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने क्या कहा पता आपको? काम रोज भेज रहे हैं वहां जो कूड़े के पहाड़ हैं। मंत्री को बोला कहने को, जाके रोज मंत्री जाता है, कहता है अरे भाई तुमको जाना पड़ेगा, हाँ भाई कूड़े के पहाड़ तुमको जाना पड़ेगा। अब ये समाधान है समस्याओं का। तो सुधांशु जी, काश उनको बना दिया होता दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो हो सकता कुछ करते भी। आज ये समझ में नहीं आ रहा है। माननीय सुधांशु जी ने एक बड़ी बात कह दी कि मोदी साहब जो है गांधी जी के बराबर कर दिया। उन्होंने कहा जो गांधी जी ने तब किया था, आज मोदी जी अब कर रहे हैं। मुझे बता दें कि ये जो तुलना किया है, मतलब जिस प्रकार से हम मानते हैं, भाजपा के साथियों ने भी, माननीय मोदी जी ने खुद कहा कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं। तो वहां भी बिहार के स्टेज से कहा गया शपथ ग्रहण समारोह से कि माननीय मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। अब जब इस लेवल पे आप महिमा मंडन करने लगते हैं कि कोई अवतारी पुरुष हैं, बायोलॉजिकल नहीं हैं, गांधी जी के बराबर हैं, तो कौन करेगा इनकी निंदा? कौन करेगा इनके कामों की आलोचना? तो निंदा करने के लिए आपको हिडमा चाहिए, आलोचना कौन करेगा? आप देखें इस हद तक किसने कहा, मैंने क्या कहा पहली बात हमने कहा कि हिडमा के जो नारे लगाए उसको पकड़िए। अभी तक आपको JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग तो पकड़े नहीं गए। क्या हुआ? उनका कोई प्रोसिक्यूशन हो गया, कन्विक्शन हो गया? सुधांशु जी, जिसके बल पे आपने अपनी सत्ता चलाई, टुकड़े टुकड़े गैंग का जो शब्द निकाला आपने, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले पकड़े अभी तक क्यों नहीं गए? कहानियां बनाना बंद कर दीजिए। मनोहर कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं। सुधांशु जी काउंटर। लेकिन देश के समस्याओं का समाधान जी सुधांशु जी जैसे विद्वान व्यक्ति को देना चाहिए कि हमारी 11 साल पुरानी सरकार ने इतने स्कूल खोल दिए, इतने कॉलेज खोल दिए। माननीय मोदी जी कह तो आए अमेरिका में जाकर कि हम करीब करीब हर साल एक एक IIT खोल रहे हैं, एक एक IIM खोल रहे हैं। कहां खुल रहा है भैया? ओके सोमनाथ जी काउंटर ले रहा आपके सुधांशु जी। जो
वो कह रहे हैं हम हैं, वो कह रहे हैं कि हम इन माओवादियों के खिलाफ हैं, सड़कों पर हैं। लेकिन आप सोल्यूशन नहीं ढूंढते। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले अभी तक नहीं पकड़े, तो इन हिडमा वालों को 2 दिन जेल भेज के क्या करेंगे? बताना चाहता हूं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले थे, वो डेट आपको पता होनी चाहिए, वो शायद जनवरी या फरवरी 2015 थी। वो अफजल गुरु को फांसी की पहली बरसी थी, और आपकी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, चूंकि दिल्ली में इनकी सरकार थी, प्रोसिक्यूशन इनके हाथ में था, इन्होंने लंबे समय तक उनके खिलाफ चलाने की, मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं हो गया। कम से कम साल भर के बाद इन लोगों ने जाके अनुमति दी। और जो लोग हैं वो तो भाई ऑलरेडी, एक तरफ आप कहते हैं तंजीम इमाम, उमर खालिद और ये सारे लोग फला फला जो है जेल में, दूसरी तरफ साहब कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो आपने अपनी बात कही सोमनाथ भारती जी, उसी में तो आप फंस गए। जो आए थे दिल्ली के प्रदूषण में बात करने, प्रदूषण में हिडमा कहां से आ गया? और एक और बात आप समझिए ऐश्वर्य जी, जो मौलाना साहब बोल रहे थे, सर अपने अपने टर्न पे बोले तो बेटर रहेगा। और आप लोगों में आपस में इतनी तंग दिली क्यों है? सबका मिला के देख लिया जाए तो मुझसे ज्यादा बोले बाकी सब। मगर देखिए, यही इंडी गठबंधन की प्रॉब्लम है कि मेरे साथी ने कितना बोला इससे मतलब नहीं है, मेरा कितना है, मेरा होना चाहिए। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो अभी मौलाना साहब बोले थे, उनको लगा था मौलाना साहब को कि देखिए साहब, ये तो बागेश्वर बाबा से, भाई साहब बागेश्वर बाबा की कथा सुनने ज्यादा लोग पर्ची निकलवाने जाते हैं, और आपने तो अपनी पर्ची खुद ही निकाल ली। हर घर से हिडमा निकलेगा पे बात हो रही थी, और मौलाना साहब के मुंह से आ गया हर घर से अफजल निकलेगा का नारा भी तोड़ने वालों के खिलाफ हो। ये अफजल निकलेगा की बात कहां से आई है? ये पर्ची पहले ही निकाल दी आपने, गजब है साहब। और मौलाना साहब, अदब से कहना चाहता हूं, आप लोग कह रहे हैं कि जीबी डाटा दिया आपने प्रचार के लिए, केवल 30-40 साल पहले की बात है। हम लोग जब बच्चे थे तो मौलाना लोग अपनी तकरीरों में कहते थे कि टीवी शैतान का बक्सा है, टीवी शैतान का बक्सा, इसको इसे नहीं देखना चाहिए। आज सब मौलाना आके अपना अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो टीवी पर ही नहीं आ रहे, बाकायदा जिस तरह धार्मिक चैनल चल रहे हैं इस्लाम के, और कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई साहब, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्या से क्या हो जाता है? तो आप देखते तकरीरों पे यकीन किया जाए, ये अपने आप में समस्या हो जाता है। लेकिन क्या से क्या हो गया सोमनाथ भारती जी? फराज साहब आ रहा हूं, चाहे मुझे एक्सटेंड करनी पड़े, बट आई विल कम टू यू। प्रोफेसर दिनेश जी जाने दीजिए। 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे, आरोप कन्हैया पे थे ना। 2 मार्च को 6 महीने के लिए कन्हैया कुमार बेल पे आए। 3 मार्च को कन्हैया ने जेएनयू में भाषण दिया। 3 मार्च को केजरीवाल जी ने, आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता ने, सोशल मीडिया पे लिखा व्हाट अ ब्रिलियंट स्पीच बाय कन्हैया। 4 मार्च को फिर लिखा हर्ड कन्हैया, मैंने कन्हैया की स्पीच सुनी, कई बार सुनी, अमेजिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट एक्सप्रेस्ड वंडरफुली, ही सेड व्हाट मोस्ट पीपल हैव बीन फीलिंग, गॉड ब्लेस हिम। सोमनाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐश्वर्या जी मुझे नहीं, सोमनाथ जी के पास जा रहा हूं 5 सेकंड। देखिए, अंसार साहब दूंगा सोमनाथ जी के बाद। जब कन्हैया के खिलाफ सैंक्शन मिल गया, तो सैंक्शन का क्या किया आपने? अचार डाल दिया? क्या वो जेल में डाल दिया? कन्विक्शन कर दी उसकी? कन्विक्शन तो नहीं हुई ना, ट्रायल शुरू हो गया उसका। तो कृपया करके इस प्रकार की बातों को ना तोड़ मरोड़ के पेश करना, और किसी को एंटी नेशनल करार दे देना, टुकड़े टुकड़े गैंग कह देना, और आपके पास मटेरियल है नहीं, आप कोर्ट में ट्रायल शुरू करते हैं नहीं, कन्विक्शन किसी का होता है नहीं। और दूसरी बात जो शायद आपको भी अच्छा लगे, जो मैं कहने जा रहा हूं, देखिए बड़े लंबे समय तक जो कांग्रेस ने बीज बोया इस देश में कि मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए, कब तक? अब रिपीट कर, अनपढ़ रखा, वहां गरीब रखा, जो आपने एक शब्द कही थी कि गरीब को भड़काकर देश के विरुद्ध लगा रहे हैं। ये डॉक्टर गरीब नहीं थे फराज साहब। फराज साहब से मुझे एक सवाल लेना पड़ेगा, टू लेट, सॉरी फॉर इट फराज साहब। 44 पर नहीं, फराज साहब ये 4-4 लाख रुपए कमा रहे थे, ये मदनी जी के खिलाफ बोले क्यों नहीं? अखिलेश यादव, फराज साहब, ये अखिलेश यादव मदनी जी के खिलाफ बोले क्यों नहीं? फराज साहब प्लीज बताइए। फराज साहब जी, देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, इन डॉक्टर्स के लिए मैंने अपनी पिछला जो आपसे डिस्कशन हुआ था उसमें एक पेपर पे लिख करके आपको दिखा दिया था। दोबारा वो बोलेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, हमारा वेस्ट होगा। सुधांशु जी की 2-3 बातों का मैं जवाब दूंगा। अभी सुधांशु जी ने माओवादियों पर जो एक्शन लिए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में,
उसका जिक्र किया और जिक्र किया कि साहब अमृत काल आ रहा है। अब आप सुनिए, देखिए माओवादियों की जो समस्या है उसको सबसे पहले अगर किसी ने समझा तो वो श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी ने समझा। सुधांशु जी, आप तो सांसद हैं, आपको याद होगा कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान 2010 बनाया गया था। आप विकास की बात कर रहे हैं ना, जिसके तहत जिला कलेक्टर को सीधे फंड देने के प्रावधान किए गए थे, जिससे माओवादियों का असर बढ़ा था। आदिवासियों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए फॉरेन राइट्स एक्ट 2006 लाया गया था, जिसके तहत जंगलों पर आदिवासियों के अधिकार को और मान्यता दी गई थी। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ऐश्वर्या जी, सुधांशु जी, आप दोनों सुनिए। ये एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर में, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं, द हिंदू में 20 अक्टूबर 2025 को पेज 9 पर माओवाद को लेकर के, माओइस्ट को लेकर के एक पूरी डिटेल रिपोर्ट छपती है। इतना डिटेल रिपोर्ट आप माओवाद पे पढ़ते हैं, पैट ऑन द बैक कभी समाजवाद पे पढ़ ली होती तो बेहतर होता। मैं सही बता रहा हूं फराज साहब, एक गलत तरफ लाइन आप लकीर खींच रहे हो, मैं सही बता रहा हूं। जितना डिटेल रिपोर्ट आप माओवाद पे पढ़ते, थोड़ा बहुत समाजवाद पे पढ़ लिया होता तो पार्टी का कुछ बेहतर हो गया होता। मदनी साहब पे एक प्रतिक्रिया नहीं। आपको पता है कौन से तारीख पे, कौन से अखबार के, कौन से पन्ने के 4 कॉलम की है, 6 कॉलम की रिपोर्ट माओवाद पे छपी, समाजवाद पे कभी छपी? आपने देखा, बताया मुझे कभी? मदनी जी पे एक शब्द नहीं बोल रहे, यहां से निकलना है, वहां से निकलना है, बोलेंगे नहीं कि मदनी जी ने क्या बोला वो गलत है। बोलिए तो एक बार, नहीं किस पे बोलिए तो कि मदनी जी ने जो बोला वो गलत है, बोलेंगे मदनी साहब के बारे में ना? हाँ, आप सुनिए, मैं बोल रहा हूं मदनी साहब पर। हाँ, जल्दी, क्विक। हिम्मत है ऐश्वर्या जी तो सुनिए ना। सुधांशु जी आप भी सुनिए। हाँ, अरे सर सुनिए तो। अब मेरी 4 बार बोल दिया, सुनिए, बोले टाइम है। मदनी साहब के स्टेटमेंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु जी। आरजेडी एमपी मनोज कुमार झा साहब ने एक प्रश्न पूछा राज्यसभा में, जिसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुकांत आगे बोल, राज्यसभा में बोला। ये बात कर रहे हैं वाइस चांसलर की, हम तो बोल रहे हैं कि आपने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ। अरे ये सब इतना छोड़ो, इधर उधर की बात ना करो। सुधांशु जी जरा बता दीजिए, पता भारत के छोटे शहरों कस्बों में, नगर पालिकाओं में कितने चेयरमैन हैं मुसलमान? उसकी लिस्ट है अंसार रजा जी, उसकी लिस्ट है। ये क्या क्या बात करते हैं आप लोग, राजनेता हैं, क्या बात करते हैं? आपको पता है यूपी में ही, पश्चिम में ही बिजनौर में ही चले जाइए तो मैं आपको गिनवा दूं 2 दर्जन से ज्यादा। पता है नहीं फराज साहब, माओवाद कौन से अखबार में? जरा समाजवाद भी पढ़ लो। सुधांशु त्रिवेदी जी एंडिंग कमेंट्स। प्रॉब्लम बता कि आपने मुझे, सुधांशु त्रिवेदी जी एंडिंग कमेंट्स। बस 2 लाइन क्विक। देखिए, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि 100 बातों की एक बात, मुसलमानों के बहुत बड़े जो खिदमतगार, झंडा बरदार बनना चाहते हैं, और अखिलेश जी ने, सबने नारा दी ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये 2024 के चुनाव में 545 लोकसभा में 20% के हिसाब से कितना होना चाहिए था? 120 होने चाहिए थे ना? जरा बताइए, यूपीए ने 120 टिकट दिए थे मुसलमानों को, बताइए 100 भी दिए थे। यूपी में 80 में 16 दिए थे। और दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, वहां एनडी गठबंधन ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया, नॉट इवन अ सिंगल। रिजल्ट सामने है। और आकर यहां पे सवाल पूछना शुरू करते हैं। सवाल पूछने से कुछ होता नहीं है, देश देखता है। सुधांशु जी, समय कम है, मैं इसकी भरपाई करूंगा फराज साहब, लेकिन आज समय कम है, माफी चाहता हूं अंसार साहब, लेकिन बताना पड़ेगा बाबा बागेश्वर और सुधांशु त्रिवेदी जी में क्या कनेक्शन आपने ढूंढा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। समय कम है। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH